हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का कुमार क्लासेस के डेली एमसीक्यू सीरीज़ में स्वागत करता हूं। आज फिर एक नई सीरीज़ के साथ स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। और ऑफलाइन बैचेस से रिलेटेड जानकारी ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। अब 1-2 दिन का समय है, चाहे तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारा कोर्स आपका छूट जाएगा, ठीक है। इतने दिन से डेमो चलाता है, 1 हफ्ते का क्लास भी हो चुका है, ठीक है। तो अगर ज्वाइन करना है तो आप भी कर सकते हैं। नहीं तो आज तो नेटवर्क थ्योरम स्टार्ट हुआ था और अच्छे से कराया भी गया, ठीक है। उसमें नोडल केवीएल केसीएल कैसे लगाया जाता है, सुपरपोजिशन, सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, ठीक है। क्योंकि अब केवल आईटीआई का सिलेबस नहीं रह गया, डीएफ का कई लोगों ने पेपर दिया होगा और लेवल चेक देख लिए होंगे कि लेवल किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। न्यूमेरिकल की भरमार की जा रही है अभी एग्जामों में, ठीक है। तो जो अब आज से 3 साल पहले 2 साल पहले सोच के आते थे कि प्लेटफॉर्म या फिर यूथ पढ़ लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तो सिलेक्शन हो जाएगा, अब ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें अच्छे से कराई जा रही हैं, न्यूमेरिकल के साथ कराई जा रही हैं, तो उसका लाभ उठाना है, ठीक है। और पेड कोर्स भी है, यूट्यूब पे इसलिए नहीं दिखाया जा रहा है क्योंकि अब जो पेड कोर्स है केवल उन लोगों को दिखाया जा रहा है, ठीक है। केवल क्योंकि उन्हीं सब्सक्रिप्शन वालों को ही दिखेगा वो वीडियो, इसलिए आज का वीडियो केवल उन लोगों के लिए था, ठीक है। अब ऐसे पेड कोर्स वालों के लिए ही ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों वीडियो चलेंगी, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, ये नोटिस देने थे, बाकी आप लोग समझदार हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन ये है कि सुपर हीटर का प्रयोग क्यों किया जाता है, ठीक है। सुपर हीटर कहाँ प्रयोग करते हैं, थर्मल पावर प्लांट में करते हैं बाबू, ठीक है। तो सुपर हीटर का प्रयोग क्यों किया जाता है कि वाष्प की नमी को दूर करने के लिए, पहला ऑप्शन, वाष्प के तापमान में वृद्धि करने के लिए, तीसरा हीट द फीड वाटर, ठीक है। यानी जो फीड वाटर यानी जो पंप लगा के जो इकोनोमाइजर होता है जो फीड वाटर को गर्म करके वापस देता है उसको, ठीक है, किसमें, टरबाइन में, सॉरी टरबाइन बोल रहे हैं, बॉयलर में। तो किस लिए प्रयोग है, सुपर हीटर का क्या काम है, वाष्प की नमी को दूर करना या तापमान बढ़ाना, या फिर हीट द फीड वाटर यानी फीड के पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है, तो इसका ऑप्शन देखिए, कुछ ऑप्शन पूछा है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, यानी इनमें से कौन सा कथन गलत है। 2 और 3 यानी वाष्प को दूर करने वाली या फिर ताप बढ़ाने वाली गलत है, या तीसरा पानी जो ले जाता है फीड वाटर वो गलत है, या फिर 1 और 2 दोनों गलत है, या डी कौन सा गलत है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि ये दिखा है फीड किए गए पानी को गर्म करना जो कि बॉयलर में देता है, तो ये सुपर हीटर का काम नहीं होता। सुपर हीटर का काम क्या क्या होता है, जो नमी होती है उसका वाष्प को सोखना और पूरा क्या कर देना, टेम्परेचर बढ़ाना, प्रेशर सेम रखना, ठीक है। ये काम होता है, प्रेशर को सेम रखेगा, सेम प्रेशर को नहीं चेंज करता, बस ताप को बढ़ाता है जिससे क्या होती है, नमी खत्म हो जाती है, समझ में आया। तो ये चीज़, और ये जो तीसरा ऑप्शन दिया है फीड द वाटर, हीट द फीड वाटर, ये काम होता है हमारे इकोनोमाइज़र का। इकोनोमाइज़र यूज़ करने से हमारा कितना बढ़ जाता है, 5 से 10% क्या होती है एफिशिएंसी, लगभग 5% एफिशिएंसी हमारी बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो होगा हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी तीसरा गलत है क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है और अधिकतर सवाल इसी तरह पूछा रहा है, इनकरेक्ट कौन सा है, तो इनकरेक्ट यही है। वैसे मानने को बहुत सारे लोग 1-2 मार दिए होंगे मगर इनकरेक्ट नहीं देखे होंगे, तो इसमें इनकरेक्ट पूछा है तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा है कि 2 डीसी श्रृंखला जनरेटर समानांतर में चल रहे हैं, एक इक्वलाइजर बार नियोजित किया जाएगा, ठीक है। यानी उसमें अब जो 2 डीसी सीरीज जनरेटर है वो पैरेलल में ऑपरेट हो रही हैं और उसमें एक इक्वलाइजर रिंग लगाया जा रहा है। तो वो इक्वलाइजर रिंग क्यों प्रयोग किया जाता है, पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है कि इक्वलाइजर रिंग प्रयोग कहाँ होता है, तो हमेशा डीसी सीरीज जनरेटर या डीसी मोटर में ही हमारा इक्वलाइजर रिंग का प्रयोग होता है, सीरीज वाली श्रृंखला वाली मशीन में, सीरीज मोटर में, डीसी सीरीज मशीन में प्रयोग किया जाता है इक्वलाइजर, पैरेलल में नहीं, शंट में नहीं किया जाता, ठीक है। क्यों किया जाता है, स्पीड को बढ़ाने के लिए, या फिर जनरेटेड ईएमएफ को बढ़ाने के लिए, या फिर जो उससे करंट होकर पास हो रहा है लोड को वो समान मात्रा में बहने के लिए, या फिर ऑप्शन डी है सीरीज फ्लक्स को बढ़ाने के लिए, सीरीज फ्लक्स को बढ़ाने के लिए। तो देखिए इसमें क्या है, जो इक्वलाइजर रिंग का प्रयोग होता है डीसी सीरीज जनरेटर में, उसका प्रयोग होता है 2 समान मशीनों से बराबर धाराओं को लोड
से गुजरने के लिए, यानी लोड पे करंट चाहिए तो इक्वल अमाउंट में करंट पहुंचाने के लिए ही हम इक्वलाइजर का प्रयोग किए, क्योंकि उसका नाम ही इक्वलाइजर, इक्वल मतलब बराबर करना। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, इक्वलाइजर का प्रयोग क्यों करता है। तो डीसी सीरीज मोटर में लोड पर समान मात्रा में करंट देने के लिए दोनों ट्रांसफार्मर द्वारा दोनों मशीन द्वारा। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना, इक्वलाइजरिंग का प्रयोग डीसी सीरीज जनरेटर में किया जाता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है, यदि एक कुंडलन के घुमाव और उसकी लंबाई को दोगुना कर दिया जाए, यानी एक कुंडलन में उसके घुमाव को और लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा। यानी सिंपल वही क्वेश्चन है, टर्न को डबल कर दें और उसकी लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो कॉइल में जो है सेल्फ इंडक्टेंस है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो इसके लिए देखिए, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है L बराबर म्यू नॉट म्यू आर ए एन स्क्वायर अपॉन एल होता है। ये क्या होता है, एयर की परमेबिलिटी होती है। ये क्या होती है, मीडियम की परमेबिलिटी होती है। ठीक है, परमिटिविटी नहीं, परमेबिलिटी, हेनरी पर मीटर। ये क्या है, कॉइल की एरिया है, परिच्छेद काट है। ये कितने टर्न है वो है, और उस कॉइल की लंबाई कितनी है ये है। जैसे ये है तो ये क्या होगी, कुछ लंबाई होगी इसकी, ये लंबाई होगी तुम्हारी, और ये क्या होगी, टर्न की संख्या हो गई, और ये जो है तुम्हारा परिच्छेद काट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम जहाँ तक देख सकते हैं, इसमें क्या है, एन स्क्वायर डबल किया, यानी 2n का, पहले तो नंबर ऑफ टर्न डबल किया तो ये डबल कर दिए, फिर क्या किया, ये भी डबल किया तो वो डबल कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 4n स्क्वायर अपॉन 2l। ये काटेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले वाले का 2 गुना बच रहा है, यानी क्या हो जाएगा, हमारा जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो डबल हो जाएगा। फॉर्मूला याद रखना है, L बराबर म्यू नॉट म्यू आर ए एन स्क्वायर अपॉन एल, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है। समझ में आया, ये चीज़ याद रखना है। अगर ये म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करता है तो वही फॉर्मूला लगेगा, म्यू नॉट म्यू आर ए N1 इंटू N2 अपॉन, तब वहाँ पे स्क्वायर नहीं लगेगा, N1 इंटू N2 अपॉन एल। समझ में आया, क्योंकि प्राइमरी टर्न सेकेंडरी टर्न, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, बिना कॉन्टैक्ट के प्राइमरी और सेकेंडरी पे कॉन्टैक्ट होता है नहीं होता है, तब इंडक्टेंस की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेव की ढलान को कम करने के लिए किया जाता है, यानी जो वेव फ्रंट होती है, यानी जो तरंगे होती है, उसकी स्टीपनेस को कम कैसे किया जाता है। स्टीपनेस मतलब ढलान। तो जो फ्लक्चुएसन होता है, ठीक है, वेव जो होता है उसमें फ्लक्चुएसन जो होती है उसको किसके द्वारा कम किया जा सकता है। तो वो जो फ्लक्स होती है, जैसे लाइटनिंग ये सब गिरती है तो क्या होता है, हमारे वोल्टेज पे कुछ फ्लक्चुएसन होने लगती हैं। ठीक है, ज़्यादा फ्लक्चुएसन आने लगती हैं, तो उस फ्लक्चुएसन को दूर हम सर्ज मॉडिफायर के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, सर्ज मॉडिफायर का प्रयोग करके, सॉरी मॉडिफायर बोले, सर्ज एब्जॉर्बर का प्रयोग करके हम उसको कर सकते हैं, क्योंकि वो जो लाइटनिंग जो लाइट गिरती है उसको एब्जॉर्ब करके उसको डेविएट कर देता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, अर्थ हो जाती है, और बाकी जो सारी चीज़ें हैं फिर हमारी सारी चीज़ें अच्छे से चलने लगती हैं। तो स्टिफनेस को कम करने के लिए हम सर्ज एब्जॉर्बर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सर्ज डाइवर्टर का प्रयोग क्या कहाँ करते हैं, जैसे लाइटनिंग अरेस्टर, क्या क्या उसको लाइट को क्या क्या अरेस्ट किया, अपने ऊपर गिरा दिए, फिर सर्ज डाइवर्टर धीरे से उसको अर्थ करते हुए पोल की तरफ से लेकर निकल जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, स्टिफनेस कम करने के लिए सर्ज एब्जॉर्बर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। आज अच्छे लेवल के सारे क्वेश्चन हैं, देख सकते हो। इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, यानी इनमें से कौन सा गलत है बाबू। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ने फिर बताना कौन सा गलत है। इसमें दिया है कि जो डबल ब्रेक ऑयल सर्किट के 3 ब्रेकर होते हैं, डबल ब्रेक ऑयल सर्किट ब्रेकर के 3 ब्रेकर होते हैं। पहला चीज़, डबल ऑयल सर्किट ब्रेकर के 3 ब्रेकर होते हैं, ये सरासर गलत है, क्योंकि जब डबल दे दिया तो 3 ब्रेकर क्यों हो जाएंगे, क्योंकि उसी के नाम पे रखा गया, तो ट्रिपल ब्रेकर बोलना चाहिए था ना। तो 2 ब्रेकर है, 2 ब्रेक ऑयल का प्रयोग किया, सर्किट का प्रयोग किया गया, यानी क्या होंगे, 3 ब्रेकर ना होकर 2 ब्रेकर होंगे। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा पूछा है कि देयर आर 2 स्टेशनरी कॉन्टैक्ट इन डबल ब्रेकर सर्किट ब्रेकर। देखो अब ये सही है, क्योंकि डबल सर्किट ब्रेकर की बात की हो तो तुमको 2 कॉन्टैक्ट रखना पड़ेगा, जो कि सही है। ठीक है, तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है, इसमें तीसरा क्या दिया है कि जो अधिकांश सर्किट ब्रेकर में आर्क उत्पन्न होता है वो तेल द्वारा अवशोषित किया जाता है। सही बात है, देखो एयर ब्लास्ट रहेगा तो जो उसमें आर्किंग होगा वो एयर ब्लास्ट एयर ब्लास्ट से दूर किया जाएगा। एसेप्टिक सर्किट ब्रेकर होगा तो एसेप्टिक द्वारा दूर किया जाएगा, एयर होगा तो एयर द्वारा दूर किया जाएगा,
वैक्यूम होगा तो वैक्यूम द्वारा उसे वहाँ का आर्क दूर किया जाएगा। यानी जैसे माइका, जैसे कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर का नाम कैसे पड़ता है, उसमें वो क्या चीज़ रखी गई है उससे नाम पड़ता है ना। जैसे माइका हो गया तो माइका भरा हुआ, सिरेमिक है तो सिरेमिक भरा हुआ। इसी तरह इसमें भी क्या होता है, जिस चीज़ से वो आर्क बुझेगा वो चीज़ इसमें भरी जाती है और उसी के नाम पर हम लोग क्या रखते हैं, सर्किट ब्रेकर का नाम रखते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है। और तीसरा चौथा ऑप्शन है कि सर्किट ब्रेकर इज ए मैकेनिकल स्विचिंग डिवाइस। एकदम सही बात है, सर्किट ब्रेकर क्या है, मैकेनिकल स्विचिंग डिवाइस है, जो कि एकदम सही है। समझ में? यानी हमारा क्या गलत हो रहा था, ऑप्शन ए गलत हो रहा था ना, क्योंकि इसमें बोल दिया था कि 2 सर्किट ब्रेकर का प्रयोग होता है, मगर नहीं, अगर 3 ब्रेकर का तुम यूज़ किए तो तुमको 3 ही सर्किट ब्रेकर, तुम अगर 3 सर्किट ब्रेकर बोल रहे हो तो तुमको 3 ब्रेक पॉइंट लगाने पड़ेंगे। ठीक है, चलो आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। उच्च गति ट्रिपिंग प्राप्त करने के लिए किस रिले का प्रयोग किया जाता है? उच्च गति प्राप्त करने के लिए किस रिले का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, देखो पायलट रिले सबसे इंपॉर्टेंट है। पायलट रिले का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, हाई ट्रिपिंग स्विच प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारा क्या होता है, बैकअप प्रोटेक्शन भी होता है। इसमें हमारा बैकअप प्रोटेक्शन होता है। बैकअप प्रोटेक्शन क्यों लेते हैं बाबू ने, देखो कभी कभार क्या होता है, जैसे ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के इंटरनल फॉल्ट को पता कौन करता है, बुक वाले रिले। ठीक है, ये आउटपुट फॉल्ट हो रहा है तो उसको नहीं पता कर पाएगा। तो क्या होता है, कभी कभी सेचुरेशन हो जाने के कारण या फिर टर्न रेशियो सही नहीं होने के कारण भी फॉल्ट आ जाती है। ठीक है, तो उसको बुक रिले नहीं देख पाता है, तो उसके लिए हम बैकअप प्रोटेक्शन वाले सारे रिले का प्रयोग करते हैं। तो बैकअप प्रोटेक्शन में हमारा क्या होता है, पायलट रिले भी आ जाता है। ठीक है, एक मेन प्रोटेक्शन होता है, बैकअप प्रोटेक्शन होता है। तो उसी बैकअप प्रोटेक्शन के कारण ही पायलट रिले क्या होता है, स्विचिंग उसकी अच्छी हो जाती है। इसलिए बैकअप प्रोटेक्शन में क्या होता है, स्विचिंग के लिए, हाई स्विचिंग के लिए हम पायलट रिले का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक कोयले तैयारी संयंत्र में चुंबकीय विभाजक यानी मैग्नेटिक सेपरेटर की मदद से क्या अलग किया जाता है? यानी जैसे कोयला है, कोयला जी कहीं स्टोर किया जाता होगा, तो उसको डायरेक्ट थोड़ी कर देते हैं, उसके पहले छटनी उठनी करते होंगे ना, कोई पार्टिकल उठकल तो नहीं, लोहा तो नहीं है, कोई सारी चीज़ें तो नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक मैग्नेटिक सेपरेटर का प्रयोग करते हैं, वहाँ से उसको गुजारते हैं, तो जब लोहा वहा होता है उस मैग्नेट में चिपक जाता है और केवल कोयले वोले जो होते हैं वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें वही पूछा है कि जब कोयले तैयार करते हैं संयंत्र में तो उसके चुंबकीय विभाजक का काम क्या होता है? तो यही होता है बाबू, आयरन पार्टिकल को क्या करना, अलग करना। क्योंकि मैग्नेट है और इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उससे करंट पास होती रहती है कॉइल से, तो मैग्नेट के रूप में काम करता रहेगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रयोग करते हैं, यानी टेम्पोररी होता है। जब तक करंट फ्लो करेगा तब तक मैग्नेट है, जैसे ही करंट हटेगा मैग्नेट भी हट जाएगा। ठीक है, तो जो ये होता है मैग्नेटिक सेपरेटर, इससे हम आयरन पार्टिकल को ही अलग कर सकते हो, और कोई ऑप्शन देखो तुम्हारा होगा ही नहीं। ठीक है, केवल आयरन ही क्या होता है, मैग्नेट से सेपरेट होता है, क्योंकि चिपक जाता है तो वो अलग हो जाता है, और बाकी जो कोयले वोले हैं वो क्या होते हैं, धीरे धीरे आगे सरकते रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो टैरिफ भी आज लाए तुम लोग के लिए। औद्योगिक ग्राहकों के लिए किस टैरिफ का प्रयोग होता है? ठीक है, तो देखो औद्योगिक ग्राहकों के लिए 2 पार्ट टैरिफ का प्रयोग होता है। 2 पार्ट टैरिफ का प्रयोग होता है। देखो टैरिफ भी होता है ना, बीटीएम, देखो एक होता है ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक टैरिफ, एक होता है 2 पार्ट टैरिफ, एक होता है मैक्सिमम डिमांड टैरिफ। ठीक है, 3 होता है, एक ब्लॉक टैरिफ होता है, ब्लॉक टैरिफ, दूसरा 2 पार्ट टैरिफ, तीसरा मैक्सिमम डिमांड। तो ब्लॉक टैरिफ जो होता है वो ना लो इंडस्ट्रियल के लिए होता है, लो किलोवाट वाले जो होते हैं इंडस्ट्री में, जो हल्की फुल्की इंडस्ट्री होते हैं उनके लिए होता है। 2 पार्ट टैरिफ जो मीडियम रेंज के इंडस्ट्रियल होते हैं, जो मीडियम रेंज के लोड को चलाते हैं उनके लिए होता है। और ये क्या होता है, एकदम हाई वाले हो जाए, जैसे टाटा हो गया तुम्हारा, टाटा हो गया, जिंदल हो गया, सब जो हैवी हैवी इंडस्ट्री होते हैं उन सब के लिए हम लोग मैक्सिमम डिमांड टैरिफ का प्रयोग करते हैं। तो देखो इसमें ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है कि ज़्यादा वाला है कम वाला है, तो एवरेज की बात करें, एवरेज मतलब क्या हो जाएगा, हमारा 2 पार्ट टैरिफ का प्रयोग होता है। ठीक है, याद रखना, जैसे केटीएम होता है, बाइक होती है, तो बस वहाँ पे बीटीएम लगा देना है, बी से ब्लॉक, टी से 2 पार्ट, एम से मैक्सिमम डिमांड, फिर क्या होगा, लो, मीडियम, मैक्सिमम या हाई। ठीक है, टैरिफ याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछता है। स्लाइडिंग पार्ट टैरिफ का प्रयोग, ब्लॉक टैरिफ का प्रयोग, ठीक है, ये अधिकतर हम कहाँ प्रयोग करते हैं, लाइट फैन सर्किटों में लगाते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, लाइट फैन सर्किट का पूछता है अधिकतर तब, फ्लैट देगा तब भी, सॉरी स्लाइडिंग देगा तब अधिकतर वो ऑप्शन मिल जाए तो स्लाइडिंग मार देना, नहीं ब्लॉक दिया तो तुम वो भी टिक कर सकते हो, सही हो जाएगा, गलत नहीं होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पहले स्टेटमेंट पढ़ो, सॉरी पहले स्टेटमेंट पढ़ो क्या है स्टेटमेंट क्या है। डीसी मशीनों में आंतरिक वाइंडिंग इस्तेमाल किया जाता है, यानी डीसी मशीनों में फ्रैक्शनल वाइंडिंग इस्तेमाल किया जाता है। अब उसका रीज़न देखो क्यों किया जाता है, क्योंकि आंतरिक पिच वाइंडिंग डीसी मशीनों में स्पार्किंग को कम करता है। तो सही है, डीसी मशीन में क्या होता है, हम फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग का प्रयोग क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं ना फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग का प्रयोग कि उससे क्या होगा, आर्मेचर रिएक्शन में सुधार होगा। तो आर्मेचर रिएक्शन में सुधार किसका कारण होता है, आर्मेचर रिएक्शन स्पार्किंग का। तो आर्मेचर रिएक्शन में अगर सुधार होगा तो उससे स्पार्किंग भी कम होगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से देखो ऑप्शन क्या सही बैठ रहा है हमारा, देखो क्या सही बैठ रहा है, ए और बी सही है और बी ए का सही व्याख्या है, ये सही है। और फिर बाकी सभी तो गलत हो जाएंगे, बी सही है मगर ए गलत है, एकदम गलत। ठीक है, ए और बी सही है मगर बी सही का व्याख्या नहीं है, ये गलत है। ए सही है, बी गलत है, ये एकदम गलत। यानी क्या है, ए और बी दोनों सही है और जो बी रीज़न दिया हुआ है कि स्पार्किंग कम करने के लिए लगाते हैं, ये भी उसका एकदम क्या है, सही रेटिंग मतलब सही एग्जाम्पल दिया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें पूछा है व्हेन द सेंडर एंड वोल्टेज इज मोर देन पावर ट्रांसमिटेड, क्या होगा। ठीक है, यानी जो सेंडिंग एंड वोल्टेज है अगर वो ज़्यादा हो जाए तो पावर ट्रांसमिशन क्या होगा, कम से कम होगा, जीरो होगा, अप्रत्याशित यानी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्या होगा, या अधिक होगा। ठीक है, तो हमको पता है कि अगर सेंडिंग एंड वोल्टेज ज़्यादा है तो हमारा पावर ट्रांसमिशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सही बाबू, मैक्सिमम होगा। एक देखो इस फेरांटी इफेक्ट का नाम सुने होंगे। ठीक है, फेरांटी इफेक्ट क्या होता है, फेरांटी इफेक्ट क्या होता है कि जब रिसीविंग एंड वोल्टेज वी आर यानी रिसीविंग एंड वोल्टेज वी एस से ज़्यादा हो जाए, यानी सेंडिंग एंड वोल्टेज 4 वोल्ट का है और तुम 6 वोल्ट रहे हो, 7 वोल्ट पा रहे हो। ठीक है, उतना भी ज़्यादा नहीं पाते मगर एग्जाम्पल देने के ज़्यादा पा रहे हो। ठीक है, तो ये क्या किसके कारण होता है, फेरांटी इफेक्ट के कारण होता है, क्योंकि उसमें शंट कैपेसिटेंस से सब सारी चीज़ें आने लगती हैं, इसलिए क्या होता है वो इंक्रीज हो जाता है चार्जिंग करंट ये सब। इसके कारण क्या होता है, तुम्हारा रिसीविंग एंड वोल्टेज अधिक हो जाता है, जिसको बैलेंस आउट करने के लिए हमें ट्रांसपोजिशन करना पड़ता है। ठीक है, ट्रांसपोजिशन करना पड़ता है, जिससे क्या होगा, सही से वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज रेगुलेशन कम से कम होगा, सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो विल भी मैक्सिमम हो जाएगा। जब सेंडिंग एंड वोल्टेज अधिक है, रिसीविंग एंड वोल्टेज कम है, तब ये कह सकते हैं कि हाँ देखो मैक्सिमम वोल्टेज क्या होगा, पावर जाएगा कहाँ तक, लोड तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो हम क्वेश्चन इसलिए लाए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन गलत है। हर एक दो सीरीज में ऐसा, हर लगभग सीरीज में ऐसा होता है कि एक दो क्वेश्चन गलत होते हैं और उसको हम जानबूझ कर लाते हैं कि तुम लोग देखो कि क्वेश्चन गलत होता है तो कैसे गलत होता है और क्या सही करना है उसमें। ठीक है, देखो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा एक ओवरहेड लाइनों में इस्तेमाल इंसुलेटर का एक प्रकार नहीं है। ठीक है, कौन सा प्रकार नहीं है जो ओवरहेड लाइन में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ऑप्शन दिया है, पिन टाइप दिया है, साइकिल टाइप दिया है, स्ट्रेन टाइप दिया है, सस्पेंशन टाइप दिया है। ठीक है, तो तुम बताओ इसमें से कौन सा सही है। तुमको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ओवरहेड लाइन में इंसुलेटर के रूप में प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो देखो पहला तो नॉन ऑफ दिस दिया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा, सॉरी नॉन ऑफ दिस बोल रहे हैं। ठीक है, देखो 2 और 4 होता है। ठीक है, मगर इसमें क्या पूछा है, कोई नहीं होता है ना, कोई नहीं होता है ये पूछा है। चलो तो इसमें देखो 2 और 4 भी होता है, 3 और 4 भी होता है, 2 4 हो गया, स्ट्रेन टाइप भी होता है, सस्पेंशन भी होता है, फिर 1 और 3 भी होता है, साइकिल भी होता है। तो सारी टाइप के इंसुलेटर जो है हमारे प्रयोग की जाती है ओवरहेड लाइन में। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन ऑफ दिस तो मान नहीं सकते कि कोई भी नहीं होता। ठीक है, समझ में आया। तो ये चीज़ कह रहा है, ये ऑप्शन देखो थोड़ा गलती क्या है, इसलिए यहाँ पे इसको मार्क कर लिए कि ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि चारों ही प्रयोग पिन टाइप कहाँ करते हैं, 33 kV तक करते हैं। साइकिल 1 kV से जब नीचे की बात करते हैं तब करते हैं 440 kV सबके लिए। स्ट्रेन टाइप कहाँ प्रयोग करते हैं, जहाँ पे हमको शार्प कर्व चाहिए होता है। ठीक है, यहाँ जहाँ मुड़ान होती है वहाँ पे करते हैं। सस्पेंशन जो क्या होता है 132 kV या उसके ऊपर के लिए भी करते हैं। ठीक है, 66 kV के लिए भी कर देते हैं। और एक डिश 11 kV का होता है, वो फेज होता है। ठीक है, तो डिश बढ़ा 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 के उसकी रेंज भी बढ़ा सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए सारे क्वेश्चन को यहाँ पे लाया गया है। ठीक है, कि तुम देख सको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जीके पढ़ो। पृथ्वी पर अधिकांश भूकंपों के लिए जवाबदेह मशहूर आग की अंगूठी कहाँ स्थित है? आग की अंगूठी कहाँ स्थित है? ठीक है, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर या हिंद महासागर? जल्दी बताओ कहाँ पर है। तो देखो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बी? क्योंकि बाबू प्रशांत महासागर के लगभग चारों ओर 70%, विश्व की 70% जो तुम्हारी ज्वालामुखियाँ हैं वो तुम्हारे प्रशांत महासागर के अगल बगल पाई जाती हैं। ठीक है, और उसमें से भी 70% में से 80% जो तुम्हारे एक्टिव हैं, यानी सक्रिय ज्वालामुखियाँ हैं। और जानते हैं ज्वालामुखियाँ क्या होते हैं? ऊर्जा का स्रोत होती हैं। ठीक है, आग के रूप में, उष्मा के रूप में ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, वोल्केनोस। तो मैं इसीलिए प्रशांत महासागर को आग की अंगूठी कहा जाता है। क्यों क्यों कहा जाता है? देखो एक तो प्रशांत महासागर, इसके चारों तरफ क्या है? तुम्हारे ज्वालामुखियाँ हैं। इसमें से भी तुम्हारे 70% क्या है? सक्रिय ज्वालामुखियाँ हैं। ठीक है, तो इसको इसीलिए इसको आग की अंगूठी कहा जाता है प्रशांत महासागर को। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन नारे का इस्तेमाल किया गया था? पंचवर्षीय योजना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तब, क्योंकि इकोनॉमिक्स से अधिकतर क्वेश्चन इन्हीं सबसे आते हैं। जीडीपी, ये सब सारी चीज़ें हुई, ग्रॉस डोमेस्टिक, ये सब चीज़ें। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सब तो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो ये क्या है, तुम्हारी 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था। ठीक है, गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया। देखो पहला जो पंचवर्षीय योजना था वो कृषि पे दिया गया था, दूसरा उद्योग पे दिया गया था। ठीक है, तीसरा पंचवर्षीय स्वावलंबी बनने पे दिया गया था। ठीक है, फिर चौथा आत्मनिर्भर, सही है, आत्मनिर्भर बनो, स्वावलंबी बनो तीसरे में, फिर आत्मनिर्भर। फिर जो पाँचवा आया तुम्हारा गरीबी आ गया। ठीक है, क्या आया? गरीबी पे आया, गरीबी पे अधिक आया। समझ में? तो ये सब सारी चीज़ें हैं, याद रखना। कुशाग्र होता है, कुशाग्र। ठीक है, फिर आर आएगा, फिर ए आएगा। समझ में आया? तो KUSAGRA होता है। तो देखो पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं। पहली कृषि, दूसरी पे उद्योग, तीसरे पे स्वावलंबी, चौथे पे आत्मनिर्भर, पाँचवें पे गरीबी। ऐसे ऐसे याद कर लो, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। मेघदूत के लेखक कौन है? ये बहुत फेमस है और अधिकतर पूछा जाता है। ठीक है, तो मेघदूत के रचयिता कौन है? कालिदास हैं। कालिदास याद रखना है। मेघदूत के कालिदास। वाल्मीकि किसके? रामायण के हैं। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें याद रखनी है। सही है, तो मेघदूत किसके हैं? कालिदास। मेघदूत जो बुक लिखी थी उसके रचयिता कौन है? नॉवेल के कालिदास हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह के उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है? ठीक है, तो सबसे अधिक किसके हैं? बृहस्पति, जिसको जुपिटर बोलते हैं। कितने हैं? 63 हैं। ठीक है, याद रखना है 63 हैं। तो उनमें मंगल ग्रह के पूछता है कभी कभी, तो दो होते हैं। क्या? डेमोस, फोबोस। ठीक है, डेमोस, फोबोस दो होते हैं। ठीक है, शनि के भी अधिकतर पूछा था, तो उसमें मेन जो इंपॉर्टेंट पूछता है नाम क्या क्या है, तो टाइटन ये सब नाम है। ठीक है, टाइटन, टाइट्रॉन ये सब इसके नाम हैं। किसके? शनि के हैं। समझ में? और फिर शुक्र है तो सबसे चमकीला ग्रह इसी को बुलाता है। ठीक है, शुक्र ग्रह ये सही है। पृथ्वी के बहन भी बोला जाता है इसको, शुक्र को। तो ये सब सारी चीज़ें याद रखनी है। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, तो आज का सेशन यहीं पे ऑफ करते हैं। फिर वही बोल देना, अब जो ऑनलाइन बैच है केवल ऑनलाइन, केवल पेड को दिखेगी। ठीक है, पेड कोर्स वालों को ही ऑनलाइन दिखेगी। और इसमें हम लोग नेटवर्क थ्योरम पढ़ रहे हैं। आज KVL बताया गया था, कल नोडल बताया जाएगा, नोडल के बाद सुपर पोजिशन बताएगा, सुपर पोजिशन के बाद थेवेनिन। थेवेनिन में डीपली नहीं जाएंगे, मगर कौन कैसे होता है, कैसे यूज़ किया था, ये ज़रूर बताएंगे। थेवेनिन हो जाएगा, फिर हमारा नॉर्टन हो जाएगा। ठीक है, सुपर पोजिशन हो जाएगा। मिलमेंस का क्या होगा, थोड़ा बहुत थ्योरी दे देंगे, कब के लिए प्रयोग किया जाता है, कब के लिए नहीं किया जाता है, ये सब सारी चीज़ें। ठीक है, और इससे देख लेना, पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा। नए एग्जाम्पल तो DVFC CIL उठाओ, तुम NCL उठाओ, जिसमें अब अधिकतर न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं। अब थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट छोड़ दो, थ्योरी अब बस तुम्हारा नंबर बढ़ाने का काम करेगा। कट ऑफ पार करना है, सिलेक्शन लेना है, न्यूमेरिकल लगाओ, कॉन्सेप्ट बनाओ, तभी हो पाएगा, नहीं तो भूल जाओ सिलेक्शन। ठीक है, चलो
तो आज का सेशन यहीं पे ऑफ करते हैं। अगर पसंद आ जाए बाबू तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल पे नए हो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।